खबर है, मीडिया स्टार वर्ल्ड के बैनर तले में अनीस अहमद खान आपके सामने लेके हाजिर हुआ है कार्यक्रम देश का आईना। इसमें हम बिल्कुल लेटेस्ट वो खबरें दिखाते हैं जो अखबारों में और भोंपू मीडिया जो है या जो बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया, वो कभी नहीं छापता है। ऐसी खबरें हम आपके साथ सामने लेके आते हैं। उसमें एक खबर है कि कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार यहाँ तो गोते मार रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी ने मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और दुनिया के माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पीछे छोड़ दिया इसमें। उसके हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन बड़ा है और किसने ज़्यादा देश की सेवा की है अर्थव्यवस्था में, और किसके ज़माने में अर्थव्यवस्था सुरक्षित थी देश की और किसके ज़माने में रसातल में जा रही है। अब यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता जो मांग है वो गिर रही है, कार की बिक्री ठप है, पर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद को अपनी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, हर जगह अपनी तारीफ करते हैं। वो स्वयं और उनके सारे भक्त उन्हें भारत का 70 साल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री साबित करने की होड़ लगाए हुए हैं। देश की प्रगति का आकलन मजबूत होती अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है। इसी को नज़र में रखकर हम नेहरू और इंदिरा से नहीं, मोदी जी की तुलना नेहरू इंदिरा से नहीं कर रहे हैं, बस मनमोहन सिंह से और नरेंद्र मोहन की तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि नेहरू इनसे बहुत बड़े हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं, और वो नेहरू की हरदम बुराइयां करते रहते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर देखते हैं कि नरेंद्र मोदी बेहतर प्रधानमंत्री हैं या मनमोहन सिंह बेहतर प्रधानमंत्री रहे हैं। इन दोनों के में किसी के कार्यकाल की आर्थिक प्रगति, किसकी कार्यकाल की आर्थिक प्रगति रही हो, प्रगति भी ऐसी जिसको विश्व ने भी माना हो और विश्व स्तरीय जो रिकॉग्नाइज की गई हो। बात शुरू करने से पहले एक बात बताते चले आप लोगों को कि मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था वो 2004 से 2009 और 2009 से 2014 यानी 10 साल रहा है, और अब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 2014 से 2018 और 2018 से एक साथ 2019 तक चल रहा है। यानी 5 वर्ष में जो जीडीपी जो मनमोहन सिंह के छोड़ने के बाद 7.5% थी, 2019 में ये 5% से भी नीचे फिसल रही है। यहीं से अंदाज लगा लीजिए। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह। अब पहले हम इनकम टैक्स ग्रोथ को लेते हैं। व्यक्तिगत इनकम टैक्स अर्थव्यवस्था की सेहत नापने का एक अनूठा पैमाना है। इससे साफ हो जाता है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है या नहीं। आंकड़े बताते हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सालाना टैक्स रेवेन्यू रेट 17.53% था, प्रतिवर्ष था, जो कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगभग 2% गिरकर 16.82% रह गया है। अब बताइए, ये स्थिति तब है जब मोदी काल में मनमोहन पीरियड से ज़्यादा लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, जैसा कि ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ज़्यादा लोग भर रहे हैं। इसमें पता क्या है कि इनकम टैक्स पेई तो बहुत से लोग हैं, रिटर्न बहुत कम लोग भरते हैं। यानी इनकम टैक्स ग्रोथ में तेज़ी आनी चाहिए जो नहीं आ पा रही है। अब हम जाते हैं कॉरपोरेट टैक्स की तरफ, कॉरपोरेट टैक्स ग्रोथ की तरफ जाते हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी छूट दी है। आपने सुना होगा ये जो एक बजट जो 3 साल में तीसरी बार बदला गया है। इस साल का बजट 3 बार उसको यू टर्न दिया गया, उस बजट को जो अभी आया था 6 महीने पहले आया था, उसको 3 बार यू टर्न दिया गया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर 1.45 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा जो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स माफ़ किए हैं इस बजट में। इस बजट के आने के बाद अभी तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पर 1.45 लाख मतलब करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये मनमोहन और मोदी काल की बात करें तो मोदी सरकार के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन की अनुमानित दर 11.20% थी, जबकि मनमोहन सिंह के यूपीए सरकार में ये आंकड़ा
13.09% छू रहा है। अब आते हैं हम घरेलू वित्तीय बचत की तरफ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोग कितनी बचत करते हैं और कितना खर्च करते हैं। हालांकि इसके आंकड़े 2011-12 तक ही उपलब्ध हैं और मोदी काल ने 5 साल में ये आंकड़े नहीं दिए, फिर भी हम अनुमानता लगाते हैं तो मनमोहन कार्यकाल में घरेलू वित्तीय बचत 13 पॉइंट्स की दर से बढ़ता रहा है, जबकि मोदी सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2017-18 तक ये 11.94% की दर से ही बढ़ा है। यानी मनमोहन सिंह सरकार के हटने के 2 साल के अंदर अंदर ही 1% की इसमें गिरावट शुरू हो गई थी। जहां तक शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत की बात करते हैं हम, तो मनमोहन काल में 13.79% ये बचत थी, जबकि मोदी काल में यानी 2016 से 17 के बीच में, जब तक के हमारे आंकड़े उपलब्ध हैं, 7.38% रही। यानी इतना इसमें गिरावट आई है, 13 से 7, यानी पूरे 50% की गिरावट मानी जाएगी। सीमेंट जो प्रोडक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। किसी देश में सीमेंट के उत्पादन से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ का पता चलता है, वहाँ पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, यानी सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तरक्की के काम हो रहे हैं, इस सब चीज़ को उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। मनमोहन युग में सीमेंट उत्पादन 7.05% था, सीमेंट का उत्पादन, जो कि मोदी काल में 4.32% का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहा है अभी तक, क्योंकि जबकि मोदी सरकार ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं और वो इसको जो ट्रिलियन इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उससे जोड़ते हैं। चूँकि काम की गति इनकी बड़ी धीमी है, रुक रुक कर चल रही है। जैसा अभी नेशनल हाईवे के निर्माण के सारे कार्य पीएमओ के जो से जारी 17 अगस्त के लेटर से सारे के सारे काम रोक दिए गए हैं, इसलिए सीमेंट की खपत स्लो हो गई है। निजी क्षेत्र में भवन निर्माण यानी रियल एस्टेट का बिल्कुल ठप होने के कारण और भी कम हो गई है, वो देख रहे हैं आप। रेल यात्री किराया, इससे पता लगता है कि इसकी बढ़ोतरी और घटोतरी से कि कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, और सफ़र भी आर्थिक सेहत का पता देती है। रेलवे की आर्थिक सेहत में मोदी सरकार के दौरान बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। साल के आखिर के आंकड़ों के अनुसार 30,000 करोड़ की कमी आई है उनकी आर्थिक जो सेहत में, आर्थिक जो घाटा होगा उनको 3 महीने में, इतनी आखिरी साल में इतना आया है, जिसकी भरपाई करने के लिए ट्रेन की तादाद भी कम करने के उपाय बताए जा रहे हैं। जबकि मोदी काल में निजी हाईवे कंपनियों का कलेक्शन बढ़ा है। हाईवे कंपनियों जो हवाई जहाज कंपनियां, उनका कलेक्शन बढ़ा है, ट्रेन का कम हुआ, लेकिन भारतीय रेलवे ने के किराया कलेक्शन में कमी आई है। और जब यही इसी को मनमोहन काल में लेते हैं, मनमोहन सिंह के काल में लेते हैं, तो ये 10.81% थी, जो 3% की गिरावट में 7.32% हो गई है अब इनके दौर में, मोदी जी के दौर में 3% गिरी है। 2 पहिया वाहनों की बिक्री से अंदाज़ा लगता है, इससे भी ग्रोथ का अंदाज़ा लगता है आपके कि आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ख़रीद की ताकत पता लगती है कि कितनी खरीद हो रही है। जो मोदी सरकार के जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मोटरसाइकिल बिक्री दर सालाना 12.44% थी, जो मोदी सरकार के कार्यकाल में 8% गिरकर 5.35% रह गई है। अब सोचिए सब, 8% गिरी है। यूपीए सरकार के दौरान स्कूटर की बिक्री 25.7% थी और मोदी के राज में ये 13% गिरकर 13.21% पर रुक गई, यानी 13% गिरी है ये और 13.21 रह गई है। ट्रैक्टर की बिक्री, ट्रैक्टर से किसान का, खेती का और इसकी बढ़ोतरी की बात लगती है, अनाज की ग्रोथ की बात पता लगती है। तो ट्रैक्टर बिक्री से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खासकर किसानों की अर्थव्यवस्था का एक मानक है ट्रैक्टर की खरीद। मोदी काल में ट्रैक्टर बिक्री का अनुमानित दर सालाना 4.49% थी, जबकि मनमोहन काल में इससे 14% अधिक यानी
15.73% रही है। जहां 2013-14 यानी यूपीए के दौर में 6,34,000 ट्रैक्टर बिके थे, वहीं मोदी काल में यानी 2015-16 में मात्र 94,000 ट्रैक्टर बिके हैं। कितना बड़ा फर्क है, 6 लाख और 94,000। खुदरा ऋण यानी खुदरा ऋण जो लेने जाता है उपभोक्ता कि कोई व्यक्ति कर्ज तब लेता है जब वो आश्वस्त यानी ये कॉन्फिडेंट होता है कि उसको वो चुका देगा। हालांकि ये बात कॉरपोरेट पर लागू नहीं होती, वो कर्जा ले लेते हैं, चुकाते भी नहीं है। पर खुदरा कर्जादार जो है, कर्जदार है, वो बराबर कर्ज लेता है तो चुकाता है बैंकों से। मनमोहन काल में बैंकों से सालाना 22.47% की दर से खुदरा लोन बांटे जाते थे, जबकि मोदी काल में इनकम की कटौती होते जाने के कारण, जैसे आप देख रहे हैं कि इनकम की कटौती होती चली जा रही है, 19.92% ये रह गया है। यानी खाली जेब लोन कौन लेगा। इस तरीके से अगर देखा जाए आर्थिक स्थिति, वैसे नहीं देखा जाएगा कि मोदी जी इतने कपड़े बदलते हैं। मनमोहन सिंह तो अपना एक ही देश में अब उन्होंने 10 साल गुजार दिए, उसी रंग की पगड़ी, उसी रंग का एक कुर्ता पजामा, वैसे ही रहते थे, बड़े सिंपल तरीके से रहते। तो इससे नहीं नापी जाती कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कौन कितना पीछे बढ़ गया, कौन ताकतवर। आर्थिक ग्रोथ, आज जो दुनिया में आर्थिक ग्रोथ से ही देश की ताकत नापी जाती है। तो हमने आपको बता दिया कि मनमोहन सिंह के ज़माने में, और उससे अभी सिर्फ 5 साल गुजरे हैं मनमोहन सिंह के ज़माने से, और आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, लड़खड़ाने लगी है। ये है नरेंद्र मोदी का जो दिया है उन्होंने हमारे देश को आर्थिक स्थिति में, बिल्कुल लड़खड़ाई हुई आर्थिक स्थिति। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।